नमस्कार भाइयों और बहनों, आलम स्टडी जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को दबाए रखें, जिससे क्या होगा आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये लैब असिस्टेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए मॉडल पेपर है जो हम करवा रहे हैं। तो लैब असिस्टेंट में जो फर्स्ट पेपर होता है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे साइंस हो ज्योग्राफी हो, उनके लिए जो फर्स्ट पेपर है ये हम करवा रहे हैं। आज ये हमारा 19वां मॉडल पेपर है। वैसे 9वां मॉडल पेपर है क्योंकि हमने 11 से स्टार्ट किया था। तो पीछे जो भी 8 मॉडल पेपर करवा दिए वो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। अब आज ये 19वां शुरुआत करते हैं, वैसे 9वां शुरुआत करते हैं। तो इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे की क्लास में आपको 100 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चनों के जो व्याख्या है वो भी साथ में करवा दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान का कौन सा गढ़ है जिसे धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौमुहागढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या, जयपुर से लगभग 33 किमी उत्तर में स्थित चौमू का किला चौमुहागढ़ कहलाता है। यह भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग की नींव ठाकर कर्ण सिंह ने रखी थी। चौमू के दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई तथा उत्पादन 1972 में शुरू हुआ। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में यह शक्ति गृह लगभग 30% हिस्सा रखता है। यह तारापुर महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। यानी तारापुर के बाद ये दूसरा विद्युत गृह कौन सा है? तो ये कौन सा है? रावतबाटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है ये मृत नदी के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? तो व्याख्या के माध्यम से आपको पता चलेगा। घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी में कालका हिमाचल से निकलकर पंजाब हरियाणा राज्यों में बहते हुए टिब्बी हनुमानगढ़ के समीप तलवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। सामान्यतः यह नदी भटनेर हनुमानगढ़ के समीप ही विलीन हो जाती है, लेकिन अच्छी वर्षा होने पर सूरतगढ़ गंगानगर तक बहती है। इस नदी को सरस्वती, दृष्टवती, मर्त नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर और जोधपुर जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। इसकी व्याख्या, वर्तमान राजस्थान के बीकानेर जोधपुर क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश या जागलू के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन समय में राज्य के अलवर भरतपुर जिलों का उत्तरी पूर्वी मेव जाति बहुल क्षेत्र मेवात, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में स्थित राहुली का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र भोमट तथा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों या नदियों नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। इसकी व्याख्या, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर है। इस पर्वत पर अनेक हिंदू देवताओं के मंदिर बने होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट राज्य का एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजधानी कथा का रूपांतरण था? ये किसके द्वारा रचित था? विजयदान देथा के द्वारा रचित था। इसकी व्याख्या, चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित है। इसके अलावा विजयदान देथा ने बातारी, फुलवारी, अलेखू, हिटलर, रूख, तोड़ीराव ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुमलगढ़ का किला। तीनों सही है। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और कुमलगढ़ किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर की झील में नक्की झील से 2.5 किलोमीटर दूर अचलगढ़ के पास है। दिलवाड़ा मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्मित स्थापत्य एवं मूर्तिकला के अनुभव उदाहरण है। यह 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 2 विमल शाह तथा तेजपाल के मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अलवर और जयपुर है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए अलवर एवं जयपुर बहुत प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि फौलाद से निर्मित वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोपतगिरी कहलाती है। यानी कोपतगिरी क्या कहलाती है? तो सोने के पतले तारों की जड़ाई कोपतगिरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कोयला झील, छापरताल झील, पंचभद्रा झील और जवाई झील, इनमें से कौन सी है वो मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचभद्रा झील है वो मीठे पानी की झील नहीं है। प्रश्न दी गई कोयला, ताल, छापरताल, जवाई मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि पंचभद्रा खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले के बालोतरा से 25 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% होने के कारण यह खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सुंदरी कोठी का निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या है, सुंदरी कोठी जिसे शीश महल भी कहा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। यह महल टोंक में नजरबाग रास्ते पर बड़े कुएं के पास बना हुआ है, जिसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था, जो संगीत, नृत्य और कविताओं को बहुत शौकीन था। सुनहरी कोठी की संपूर्ण संरचना जड़ाऊ गहने की तरह दिखती है। सुंदरी कोठी है, इसकी संपूर्ण संरचना जड़ाऊ गहने की तरफ दिखती है। अगला क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जोधपुर में स्थित है। तख्त सागर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा तखत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राह्य जनजातियों से संबंधित नृत्य है? जो ग्राह्य जनजाति है उनसे संबंधित नृत्य कौन सा है? गुड़ला, वालर, गेर और गौरी, इनमें से कौन सा है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राह्य से संबंधित वालर नृत्य है। वालर ग्राह्य जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य बिना किसी वाद्य के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवृत्त बनाकर मंथर गति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो इसका राइट आंसर है बी, कामड़ जाति से है। राजस्थान में मुख्यतः पालित नागौर एवं जैसलमेर जिले की कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद छावनी से हुई थी। इसकी व्याख्या, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद की छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 स्थानों नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा पर ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो टोटल 6 स्थानों पर सैनिक छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल सागर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। इसकी व्याख्या, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर अजरक प्रिंट से छापे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजरक लाल व पीले रंग में ज्यामितीय अलंकरण में छपता है। बाड़मेर में रंगाई एवं छपाई की 2 शैलियां हैं, मलिर प्रिंट एवं अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? यानी संयुक्त राजस्थान ये कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख व माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। कोटा महाराव भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया तथा उदयपुर को संघ की राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है? तो राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उमरा उदयपुर से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या है, यूरेनियम एक मुख्य आणविक खनिज है। राजस्थान में यूरेनियम के प्राप्ति क्षेत्र निम्न है। तो कौन कौन से? उदयपुर, उमरा, सीकर, खंडेला, रोहिल, भीलवाड़ा और बुनास है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिरोही से। इसकी व्याख्या है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राज्य में अरावली की अधिकतम लंबाई 550 किमी है। अरावली पर्वतमाला राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली एवं जयपुर जिलों में विस्तृत है। तो अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में विस्तृत है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलवर भरतपुर से संबंधित है। इसकी व्याख्या अलवर भरतपुर में होली के अवसर पर नई फसल आने के खुशी में किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में बड़े नगाड़े बम की ताल पर पुरुष 3 वर्गों में बंटकर नाचते हैं। इन 3 भागों में अलग अलग होकर नाचते हैं पुरुष लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जिले कितने थे, तो कितने थे, बी राइट आंसर हो जाएगा 26 जिले थे। इसकी व्याख्या है राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। इस दौरान राज्य के कुल 26 जिले थे। राज्य में कुल कितने 26 जिले थे। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में सिरोही के आबू व दिलवाड़ा तहसीलों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसीलों को तहसील का सुनेलटप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला लिया गया तथा झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरदार सिंह। इसकी व्याख्या है महाराजा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात 19 अगस्त 1851 को सरदार सिंह बीकानेर के शासक बने। इनके समय में 1857 की क्रांति हुई। सरदार सिंह ने अपनी सेना सहित विद्रोह के स्थानों में पहुंचकर विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेजों को सहायता पहुंचाई थी। तो सहायता किसने पहुंचाई थी, सरदार सिंह ने पहुंचाई थी। राजस्थान के शासकों में केवल बीकानेर का सरदार सिंह ही अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था। तो ऐसा कौन सा राजा था तो जो अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भी गया था राजस्थान से, तो वो सरदार सिंह थे बीकानेर के। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। साहिबदीन के चित्रों में मुगल और राजपूत शैली का चित्रांकन है। साहिबदीन द्वारा चित्रित रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुकर क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत, साहक आदि प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है, किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा CAW में। थॉर्नवेट ने CAW जलवायु प्रदेश में दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां एवं दक्षिणी कोटा सम्मिलित है। वर्षा गर्मियों में होने वाले सवाना तथा मानसूनी वनस्पति का होना यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। इसकी व्याख्या है, जगदेव के अल्पकालीन शासक के पश्चात 1158 ईस्वी के लगभग विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव अजमेर का शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक तथा इनके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा था। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण विशलदेव को कवि बांधव की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दादूपंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ढूंढी भाषा में संग्रहित है। इसकी व्याख्या है, दादूपंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। 19 वर्ष की उम्र में दादू दयाल ने सांबर राजस्थान में आकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार आरंभ किया। दादू ने कविताओं के माध्यम से धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। इनके उपदेश दादूवाणी कहलाते हैं। जो इनके उपदेश है वो दादूवाणी कहलाते हैं। दादूवाणी में ढूंढाड़ी भाषा में लगभग 5000 दोहे संकलित है। जो ढूंढाड़ी भाषा उसमें 5000 दोहे संकलित है। दादू दयाल ने दादूपंथ का प्रवर्तन किया था, जिसकी प्रधान गद्दी जयपुर जिले की सांबर तहसील के नारायणा गांव में है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के उन्नत शिखर पर अवस्थित अजमेर का तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के प्राचीन एवं प्रमुख किलों में माना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर नगर के संस्थापक चौहान नरेश अजयराज ने करवाया, जिसके नाम से यह किला अजमेर दुर्ग कहलाता है। बीटली नामक पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण यह दुर्ग गढ़बीटली कहलाता है। यानी गढ़बीटली दुर्ग नाम किस पड़ा,
तो ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गढ़बीठली दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? यानी महाराणा सांगा थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में। इसकी व्याख्या, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व मेवाड़ की महाराणा सांगा के बीच बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, राव मालदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इस व्याख्या, जोधपुर के राठौर शासक राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। अपने पिता राव गागा की मृत्यु के पश्चात 5 जून 1532 ईस्वी में मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठा था। मालदेव का राज्यारोहण सोजत में हुआ था। सोजत कहाँ है? पाली में। मालदेव ने राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर पर 1541 ईस्वी में अधिकार किया था तथा अपनी तलवार से अपने पूर्वजों की कीर्ति को पुनः प्राप्त किया। मालदेव शेरशाह सूरी का उत्तरी भारत में प्रबल शत्रु था। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा ए श्रेणी में आता है औद्योगिक दृष्टि से। इसकी व्याख्या है, अलवर के अनेक औद्योगिक क्षेत्र निमराना, बहरोड, गिलोट आदि में देशी विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। वहीं भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी व कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा व उदयपुर अनेक खनिजों के घर है, इसलिए इन जिलों को ए श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रावण माह में निकाली जाती है। इसकी व्याख्या, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को राजस्थान में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज के दिन जयपुर में तीज सवारी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी राम सिंह तंवर, जिसे रामशाह कहा जाता है, विद्या झाला और कौन थे? तो और वो थे रावत कृष्णदास जुड़ावत। ये तीनों क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। इसकी व्याख्या, 21 जून 1577 ईस्वी को अकबर की सेना मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के राम सिंह व उनके पुत्र शालिवाहन, भवानी सिंह व प्रताप सिंह, भामाशाह व उसका भाई ताराचंद, झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, सोनग्रा मान सिंह, भीम सिडोडिया, रावत कृष्णदास, रावत नेता सिंह, रावत सागा, रामदास राठौड़, राणा पुंजा, गोपीनाथ व जगन्नाथ, हाकिम खासूर आदि महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराणा राज सिंह ने। इसकी व्याख्या है, महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने। राज्य राज परिस्थिति के अनुसार प्रजा में सैनिक जीवन के अभिव्यक्ति के लिए उसे विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी है, चित्रित धूसर मर्दभांड ये नहीं है। चावल, कृष्ण लोहित मर्दभांड और तांबे की वस्तुएं ये किसी आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की तथा आर.सी. अग्रवाल एवं एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। आहड़ बेडस नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तु बनाने हुए काले पीले मर्दभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, उल्लू खां के अधिकार में सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी सेनानायक उल्लू खां, अलाउद्दीन का छोटा भाई एवं नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तो रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षित माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाए, गुर्जर प्रत्यार शैली से बने हैं। इनकी व्याख्या है, किराड़ू प्राचीन काल में परमार शासकों की राजधानी
किरातकूप के नाम से विख्यात था। सोमेश्वर मंदिर नागर शैली की मंदिर परंपरा में शिव मंदिरों की श्रेणी में महामारू गुज्जर का उच्च कोटि का नमूना है। हर्ष माता का मंदिर अभानेरी दोसा 8वीं सदी की प्रतिहार कला का अप्रतिम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो इनमें से किसने नहीं किया है? तो इसका सी राइट आंसर मांडलगढ़ को नहीं किया गया, जैसलमेर, आमेर और गागरोन को किया गया। जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान के 6 भव्य दुर्गों को शामिल किया गया। ये किले हैं चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, गागरोनगढ़ तथा आमेर का किला। इनको क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या क्या है? एक नृत्य है, एक पुस्तक का शीर्षक है, वाद्य यंत्र या स्थानीय नाम है? तो ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। रावण हत्या एक तंत्र वाद्य है जो बड़े नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है। इसमें 9 तार होते हैं। इसे बाबूजी, डूंगजी, जवारजी आदि लोक देवताओं की कथाएं गाते समय बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनकी विजयों का कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 3 4 2, यानी रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद सिवाना और जालोर। तो इसकी तारीख भी देख लेते हैं। रणथंभौर 1301 में, जालोर पर 1311 ईस्वी में और चित्तौड़ पर 1303 में और सिवाना पर 1308 में ये क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो इसकी डी राइट आंसर हो जाएगा महामाया माता को। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। इनका मंदिर मावली उदयपुर में स्थित है। तो इनका मंदिर कहाँ है? मावली उदयपुर में स्थित है। यहाँ गर्भवती स्त्रियों द्वारा पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को शरण देने पर। इसकी व्याख्या अपने हट व शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देने पर खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर के युद्ध में हमीर से सभी राजपूत योद्धा मारे गए तथा हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में सैकड़ों वीरांगनाओं ने जोहर किया था। अगला क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई थी। तो नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव द्वारा। ललित विग्रह राज नाटक बिशलदेव चौहान विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया था। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी एवं बिशलदेव चौहान के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन में पहना जाता है। इनकी व्याख्या, चंपाकली राजस्थान की महिलाओं द्वारा गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। गले के अन्य आभूषण निम्न है। कौन से? झालर, जंत्रकंठी, हमेल, जंजीर, हारकंठी, टूसी, हालरों, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, चंद्रहार, मादलिया एवं आड, ये सभी किसके आभूषण है? तो ये गले के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई का गुरु कौन था? जो सहजोबाई थी उनका गुरु कौन था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चरणदास जी। जो ये चरणदास जी है ये किसके गुरु थे? तो सहजोबाई के गुरु थे ये। इसकी व्याख्या है, चरणदास जी की प्रमुख शिष्याओं में संत सहजोबाई और संत दयाबाई का उल्लेख मिलता है। सहजोबाई चरणदास जी की बुआ श्री अनूप देवी की पुत्री थी। सहजोबाई का जन्म मेवात प्रदेश के डेरा ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म परीक्षितपुरा दिल्ली में हुआ मानते हैं। इनका ग्रंथ सहज प्रकाश है। सहजोबाई का मुख्य स्थान गद्दी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। जो सांभर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? इनमें से मेडा, कांतली, खंडेल और उपनगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी है वो सांभर झील में नहीं गिरती है। सांभर झील जयपुर व नागौर जिलों में अवस्थित है। इस झील में मंथा, मेडा और उपनगढ़, खारी, खंडेला इत्यादि नदियाँ अपना पानी डालती है। अगला क्वेश्चन है, कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहती है किस माह में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भाद्रपद या भादों में मनाई जाती है। बड़ी तीज या कजली तीज अथवा सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी में इस दिन मेला भी लगता है, यानी बूंदी में इस दिन क्या लगता है? मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनकी व्याख्या: झांझ वाद्य यंत्र मंजीरे का ही बड़ा रूप है जिसे विवाह के अवसर पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किए जाने वाले कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ढोल, बाकिया एवं थाली भी बजाई जाती है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक बांस की घोड़ी को अपने कमर में बांधकर रंग बिरंगे परिधान में आकर्षक नृत्य करता है तथा वीर रस के दोहे बोलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये यहाँ पर जो खनिज उत्पादन और जिलों का नाम दिया हुआ है, ये कौन से युग्म सही नहीं है देखते हैं। फ्रेशपार खनिज है जो अजमेर में उत्पादक जिला है, तो ये क्या सही दिया हुआ है। रोक फास्फेट टोंक में, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। वोलेस्टोनाइट सिरोही में, ये सही दिया हुआ है। टंगस्टन नागौर, ये भी सही दिया हुआ है। रोक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यहाँ से 90% रोक फास्फेट का उत्पादन होता है। रोक फास्फेट के उत्पादन एवं खनन क्षेत्र इस प्रकार है, तो कौन से? उदयपुर है। उदयपुर में कौन सा है? जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, जामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा है। जैसलमेर में बरमानिया, बांसवाड़ा में सलोपात है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो कौन से थे? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इन्होंने मोहम्मद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार, इन सभी ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा का पक्ष लिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें सांगा की पराजय हुई। इस युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में मोहम्मद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, मालदेव, कल्याणमल, पृथ्वीराज भारमल, रायमल राठौड़, सहलवी तंवर, खान जादा, अखीराज, मेदिनी राय, रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़ती आदि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लालचंद कटारिया ने। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने 16 मार्च 2022 को पंत कृषि भवन में राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में राजस्थान में वर्ष 2019 एवं 20 में फसलों पर टिड्डी हमले के दौरान नियंत्रण के लिए कृषि विभाग की ओर से उठाए गए कदमों एवं नवाचारों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पुस्तक में टिड्डी से संबंधित विस्तृत तकनीकी जानकारी एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय को भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? जो राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह है किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है श्री संस्कृति युवा संस्था द्वारा। इनकी व्याख्या है, राजस्थान में के संस्कृति युवा संस्था द्वारा 1 मार्च 2022 को होटल उनियारा में राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने समारोह में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न कुमार खमेसरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजन विशाल, वैभव गालरिया, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, शिक्षाविद प्रो A.K. गहलोत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? तो राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत कौन सी नहीं गिनी जाती है? तो ये ब्रज नहीं गिनी जाती है। मेवाती, अहिरवाटी और बागड़ी राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत गिनी जाती है। इनकी व्याख्या है, मेवाती, अहिरवाटी एवं बागड़ी राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत आती है, जबकि ब्रज मुख्यतः उत्तर प्रदेश की भाषा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ब्रज भाषा का प्रभाव भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में भी है। पृथ्वीराज राष्ट्रों ने ब्रज भाषा की ओर झुकाव अधिक रहा है। यानी पृथ्वीराज राष्ट्र है, इनका ब्रज भाषा की ओर झुकाव है वो अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। इनकी व्याख्या है, ललित विग्रह राज नाटक विशलदेव चौहान यानी विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया था। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी एवं विशलदेव चौहान के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका ये राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कुंभलगढ़। इसकी व्याख्या है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। कुंभलगढ़ के स्थापत्य की अनूठी विशेषता किले के भीतर बने लघु आंतरिक दुर्ग कटारगढ़ के रूप में प्रकट हुई है। इस लघु दुर्ग या गड्ढी के प्रमुख भवनों में महाराणा प्रताप,
महाराणा के महल, देवी का प्राचीन मंदिर, बादल महल एवं झाली रानी का महल प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव महाराणा कुंभा ने 1488 ईस्वी में रखी थी, जो लगभग 1458 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 14वें लुई के उत्तराधिकारी लुई 15वां एवं लुई 16वां थे, तो इसका राइट आंसर है सी, 14वां लुई से अधिक योग्य थे। यानी जो 14वां लुई है उनसे 15वां और 16वां अधिक योग्य थे। लुई 16वां 1774 से 1792 ईस्वी में। लुई 16वां फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। लुई 15 की मृत्यु के उपरांत 1774 ईस्वी में वह फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। तो उसमें उसकी आयु कितनी थी? केवल तो 20 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है लोरेन सार प्रदेश जो कि निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। इसकी व्याख्या लोरेन सार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें निर्माण उद्योग की बड़ी सघनता है। यह प्रदेश फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित है, नानसी से लेकर लेक्समबर्ग और सार तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेडोगा झील है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसकी व्याख्या है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील है। इसका क्षेत्रफल 17,600 वर्ग किमी है तथा इसका संबंध रूस से है। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के 3 तरफ पानी होने के कारण इसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर एल्ब्रूस रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लाल मृत्तिका है, तो लाल मृत्तिका क्या है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, एक अकार्बनिक निक्षेप है। इसकी व्याख्या है लाल मृत्तिका एक अकार्बनिक निक्षेप है। महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के अकार्बनिक खनिज तथा तत्व महासागरों में जमा हो जाती है। अकार्बनिक पदार्थ में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। हमें स्वेनेर से संबंधित कुछ यहाँ कथन दिए हुए हैं। तो स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंद द लेपेस द्वारा किया गया, ये क्या कथन सही है? पनामा नहर में जलोत्थान प्रणाली लॉक सिस्टम कार्य करता है, ये भी कथन सत्य है। स्वेज नहर मार्ग खुलने के पश्चात आशा आंतरिक मार्ग बंद हो गया, ये गलत दिया हुआ है कथन इसमें। स्वेज नहर को ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी कहा जाता है, ये भी कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ व्याख्या दी हुई है। स्वेज नहर तथा पनामा नहर के संबंध में प्रसंगत दिया गया कथन सी सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि पनामा नहर पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर को पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह नहर 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। स्वेज नहर मिस्र, अफ्रीका में भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह जलमार्ग 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोल सेविकों ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का प्रचारित किया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, प्रावदा। बोल सेविकों ने प्रावदा नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित किया। उनकी प्रमुख मांग थी युद्ध समाप्त हो, किसानों को खेत मिले तथा गरीबों को रोटी मिले। अगला क्वेश्चन है विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत किस पेटी में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, परिप्रशांत मेखला में स्थित है। इसकी व्याख्या परिप्रशांत मेखला ये ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट क्षेत्र में स्थित है। इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। यह पेटी न्यूजीलैंड से आरंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, कैवराइल, अल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी एवं एंडीज होते वे अंटार्कटिका के टेरेटर एवं माउंट एरेबस तक फैला हुआ है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में सम्मिलित होते हैं, तो कौन सम्मिलित होता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राख, अंगार, पुरानी चट्टानों के टुकड़े, उपयोग सभी ये सम्मिलित होते हैं। इसकी व्याख्या ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में बारीकी धूल कण से लेकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तक मौजूद रहती है। जो ठोस चट्टानी टुकड़े मैग्मा में भूपटल के टूटने से प्राप्त बाहर निकलते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। इसमें राख, ज्वालामुखी बम, अंगार,
लिए पुराने चट्टान के टुकड़े आदि मौजूद रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आक्रमण को हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ पर हमला। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इसे हिटलर को एक ऐतिहासिक भूल बताया गया है। इस हमले से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चा पर सोवियत सेना जर्मनी से लोहा ले रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तथा जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा करते हुए बर्लिन तक पहुंच गया। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए संपूर्ण पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 65। क्रांति के समय अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश यानी बस्तियां बसाए जा चुके थे। इनमें से कौन सा उपनिवेश इसमें सम्मिलित था? तो कौन सा उपनिवेश सम्मिलित था? तो इसका डी राइट आंसर उपरोक्त सभी ये थे। न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, ये सभी क्या इसमें शामिल थे। क्रांति के समय यानी 1775 ईस्वी तक अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश बसाए जा चुके थे, जिनमें रहने वाले 90% लोग अंग्रेज थे तथा 10% जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। जो 13 उपनिवेश या बस्तियाँ बसाई गई थी वह कौन सी थी? ये दिया हुई है 13, आराम से वीडियो को पॉज करके 2 बार देख लेना इसे। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड, डेलावेयर, जॉर्जिया, मैरीलैंड, पेनसिल्वेनिया, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, ये सभी 13 उपनिवेश बसाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जमीन के हिलने की वह स्थिति जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा उनमें काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है, तो वो कौन सी है? भूकंप। भूकंप के द्वारा इस प्रकार की घटना होती है। इसकी व्याख्या, भूकंप जमीन के हिलने की वह स्थिति है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा उनके काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है। पृथ्वी पर घटित होने वाली सबसे बड़ी और शक्तिशाली घटनाओं में से भूकंप भी एक है तथा इसके परिणाम निसंदेह बहुत ही भयानक और विनाशकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। 30 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक दी हुई है। अगला देख, इसकी व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र अमेरिका के होनोलुलु में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अंतर्गत सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख कार्य प्रशांत और अन्य महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी गतिविधियों को संभालना और निगरानी करना, संचार डेटा नेटवर्क, सुनामी पूर्वानुमान विधियों और सूचनाओं प्रसार में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया था? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया था? तो 1939 में हमला किया था। इसकी व्याख्या है, हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। फलस्वरूप फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध आरंभ हो गया था। सितंबर 1940 में जर्मन ने इटली और जापान के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी स्थित है। तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं, कोटोपेक्सी क्या चीज़ है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है एवं चिली का एकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो सी राइट आंसर हो, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तरी तट पर उराल एवं वोल्गा नदियाँ गिरती है।
अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 3, 4। प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था करना और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का अवकरण, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का प्रसार एवं पुनर्गठन करना, ये सभी किसके हैं? 2 को छोड़कर बाकी सभी 1919 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में मुख्य विशेषताओं: प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का अवक्रमण तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का प्रसार एवं पुनर्गठन करना। अगला क्वेश्चन है 72। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक केरल को जाना जाता है। इसकी व्याख्या: केरल की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहां लगभग साल भर उच्च तापमान के साथ साथ बारिश होती है, जिससे वातावरण में उच्च सापेक्ष आर्द्रता बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ सभी प्रकार के मसाले व औषधीय पौधे उगाए जाते हैं, जिसमें केला, नारियल, सुपारी, कसावा, चाय, कॉफ़ी, वनीला, रबर, पान, हल्दी तथा बड़ी संख्या में औषधीय पौधे एवं मसाले जैसे काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अदरक आदि की पैदावार की जाती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सभी मसाले उगाए जाते हैं, जिसके कारण केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का निर्माण पूर्व कैरिबियन युग में हुआ माना जाता है। अरावली का विस्तार गुजरात से खेड़बर्मा, पालनपुर से दिल्ली तक कुल 692 किमी है। अरावली पर्वतमाला की स्रोत चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। आगे 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा है, ये भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित एक भूपट्टी है। यह भारत का भूभाग है जो पटग्राम उपजिला कस्बे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए बी, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका सी राइट नीलगिरी पहाड़ी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ व्याख्या दी हुई है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पाल घाट है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ था? वो कौन थे? तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अशोक थे। मौर्य वंश का महान शासक अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना। अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति छोड़कर थम की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत अनुसार होती है। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की कार्यविधि का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य की सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। यानी राज्यसभा ये उच्च सदन है और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जब इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत व 233 सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है?
इसका मुख्य आंसर बी मंत्रिमंडल का सचिव और सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक है। भारत का मंत्रिमंडल सचिव भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है। मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारत प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है। इसका सी राइट आंसर है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनावों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 अध्याय के खंड 1 के अनुसार पंचायतों का कार्य 5 वर्ष का होगा। प्रत्येक पंचायत की अवधि की गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 243 प के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा गणधर जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा शूद्रमन। शूद्रमन वो प्रथम अध्यक्ष बना था जैन संघ का। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसके में उसने 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे जिन्हें गणधर कहा जाता है। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। वो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। गोमती पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इनकी माता गोमती बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलिमावी के नासिक गुहालेख में इनके सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इनके वाहनों ने तीनों समुद्रों, जिसका तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर का जल पिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है हमें। तो राखी गढ़ी मध्य नहर ये सत्य है। हड़प्पा समाधान अच ये भी सत्य है। मोहनजोदड़ो समाधान R37 ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। कालीबंगा पुरुष और स्त्री युगम समाधान ये भी सत्य है। इसमें कुछ तथ्य दिया हुआ है। हड़प्पा नामक पुरास्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माटगोमरी जिले में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम 415 से 425 ईस्वी द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रमौगनी, शांतिरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। सॉरी, अब ये आगे जो 85 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब 85 से आगे जो 100 तक क्वेश्चन है ये मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसके भी सिलेबस में मनोविज्ञान के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो इन प्रश्नों को देख सकते हैं, बाकी इसमें को छोड़ सकते हैं उनके जो काम का नहीं है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और सेशन को शेयर कर दो, जिससे हमारी मेहनत रंग लाएगी, आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। तो क्वेश्चन की आगे शुरुआत करते हैं। गामक विकास, ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है 86 से 100 तक। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शक्ति और गति। इनकी व्याख्या क्रियात्मक अथवा गामक विकास से तात्पर्य बालकों में उचित मांसपेशियां तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। हरलोक के अनुसार मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों के समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण क्रियात्मक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड मॉडल में सक्रिय के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा है। निम्न में से उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो डी है, स्थानांतरण को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अभिसारी चिंतन, संज्ञान, अपसारी चिंतन को सम्मिलित किया जा सकता है। गिलफोर्ड बुद्धि के त्रिविम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में बांटा गया।
तो किस प्रकार बांटा गया देख लेते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सिद्धांत है सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। सक्रिया में क्या आता है? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारणा, स्मृति, अभिलेखन और संज्ञान आता है। और विषय वस्तु में क्या आता है? दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहार परक। और उत्पादन में क्या आता है? इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण और आज से सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आदत शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हैबिटल से हुई है। आदत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटुस से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो इसका सभी ये महत्व है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान और उपरोक्त सभी है सत्य। इसमें बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न महत्व है, यानी बालक के क्या क्या महत्व है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का। तो ये जो महत्व दिए हुए सभी इसमें क्या शामिल किया जाता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान हो पाता है, प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान होता है, आत्म मूल्यांकन एवं मापन विधियों का ज्ञान, योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 90 निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सहानुभूति नहीं माना जाता है। इसकी व्याख्या है संवेगानात्मक बुद्धि से तात्पर्य जीवन के संवेगात्मक पहलू से संबंधित कुछ वैसी क्षमताओं या शील गुणों के कुछ गुच्छ से होता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानता है तथा उसे ठीक ढंग से संबंधित करता है, अपने आप को सही ढंग से अभिप्रेरित करता है तथा अपने आवेगों पर नियंत्रण रखता है, दूसरे लोगों के संवेगों को ठीक से समझता है तथा उन्हें भी प्रतिबंधित करता है तथा समग्र रूप से एक उत्तम अंतर्व्यक्तिक संबंध कायम रखता है। अगला क्वेश्चन है 91 डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसके राइट आंसर है बी, सावेगिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ये जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इसकी व्याख्या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ही है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था यह 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन की तरह अग्रसर होता है। इस अवस्था में बालक निष्कर्ष निकालता है, व्याख्या करता है एवं परिकल्पनाएं बनाते हैं। इसमें बालक में तार्किक चिंतन, अंतर समझना, विसंगति आदि क्षमताओं का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो इनमें से पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है? तो स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। और पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये क्या है? पिछड़ेपन के कारण है। व्याख्या दी कक्षा के कार्यों में औसत स्तर से पीछे रहना अथवा अध्ययन में औसत स्तर से पिछड़ना ही पिछड़ापन कहलाता है। पिछड़ेपन अथवा शैक्षिक मंदता के निम्न कारण माने जाते हैं। तो कौन से कारण है? सामान्य से कम शारीरिक विकास, दोष एवं रोग, निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार की निर्धनता, परिवार का बड़ा आकार, परिवार के झगड़े, माता पिता की अशिक्षा, माता पिता की बुरी आदत, विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है। विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामाजिक या सांस्कृतिक अथवा सामाजिक विकास सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत में संपूर्ण जीवन में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया गया है। अतः कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 1 वर्ष तक होती है। 2 नंबर है स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ये 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। पहल बनाम दोष, ये 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। परिश्रम बनाम हीनता, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। पहचान बनाम संभ्रांति, ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये 20 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है। और 7वीं अवस्था है जननात्मक बनाम स्थिरता, ये 40 वर्ष से 50 वर्ष तक होती है। उसके बाद संपूर्णता बनाम निराशा, ये 60 वर्ष से या ऊपर तक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है समस्या? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये क्या उपयुक्त नहीं है। इसकी व्याख्या है
क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा शिक्षण व उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। विद्यालय के अनुशासनहीनता की समस्या, पुस्तकालय एवं वाचनालय में सुधार संबंधी समस्याओं। अगला गृह कार्य नहीं कर लाने की समस्या, परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति की समस्या, भाषा शिक्षण में वर्तनी व वाचन संबंधी त्रुटियों की समस्या। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं। तो कितने निर्धारित किए हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 घंटे है वो निर्धारित किए गए हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा एक शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 97, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश विधि के सहायता लेनी चाहिए। व्याख्या, सृजनात्मकता विकास के लिए विभिन्न तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यथा मस्तिष्क उद्वेलन, शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग, क्रीडन तकनीकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 98, बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाए मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। इसकी व्याख्या, व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर का गठन करीब करीब एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंध, ये सही है। पावलम क्लासिक अनुबंध, ये भी सत्य है। बांडुरा सामाजिक अधिगम, ये भी सत्य है। कोहलर विभेदी अधिगम, ये इसने नहीं दिया था। कोहलर ने तो सूझ का सिद्धांत दिया था, तो इनकी व्याख्या दी। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, अतः सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये वैज्ञानिक है एक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जो कि शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हमने आज 9वां मॉडल पेपर पूरा कर दिया, वैसे 19वां जो भी मानो आप, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 100 क्वेश्चन करवाया 1 घंटे में मात्र, विथ व्याख्या के साथ में व्याख्या भी बताइए। जो आपको 100 क्वेश्चनों के जो है 400 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर या फिर यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें वीडियो को बनाने में कड़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें अपने प्यारे होते से। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो, अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां जाकर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कुछ राय नहीं दे पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।